हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज 4.0 के फर्स्ट एपिसोड का रिवीजन। और यह क्लास हमारे आने वाले उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स और एसएससी सीजीएल एमटीएस और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास का जल्दी रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 16.51% है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़ है। और यहाँ की जनसंख्या, यदि जनसंख्या के मामले में देखें तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 7.33% है। और इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और एरिया के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा है। और जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान है। और एरिया के हिसाब से पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का। विश्व के क्षेत्रफल का भारत में कितने क्षेत्रफल है? तो 2.4% है। और विश्व की आबादी का भारत में कुल कितने क्षेत्रफल अब कुल कितने प्रतिशत आबादी है? तो यह है 17.76%। 17.76% पॉपुलेशन भारत में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएसटी काउंसिल। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और प्रत्येक वर्ष जीएसटी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को। और इसी दिन डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे गंतव्य कर या डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है। और इसका उद्देश्य वन नेशन वन टैक्स, यानी कि संपूर्ण देश में एक टैक्स लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। जीएसटी से पहले भारत में वैट था। वैट का मतलब है वैल्यू एडिशन टैक्स, यानी कि मूल्य वर्धित टैक्स, जो 2005 से लागू किया गया था। और वीएटी सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? फ्रांस में लागू किया गया था। जीएसटी स्ट्रक्चर के लिए सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? असीम दास गुप्ता समिति। और यह कौन सा विधेयक था? 122वां बिल था, लेकिन 101वां संविधान संशोधन था, जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और इसी दिन जीएसटी डे मनाया जाता है। और जब लागू किया गया उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। और वर्तमान में हैं निर्मला सीतारमण। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? असम। और जम्मू कश्मीर में जीएसटी को कब लागू किया गया था? 5 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी 4 प्रकार की होती है: सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी कि सेंटर की जीएसटी, स्टेट की जीएसटी, यूटी की जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि एकीकृत जीएसटी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु भेजने पर कर लगता है, उसे कहते हैं आईजीएसटी। इस जीएसटी के द्वारा संविधान में 2 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 246A, इसमें जीएसटी का वर्णन किया गया है, जो संवर्धित सूची में शामिल है। नेक्स्ट है 279A, इसमें जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। और इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 33 होती है। और इसमें बहुमत से निर्णय लिया जाता है, 75% बहुमत, यानी कि 3/4 बहुमत से इसमें निर्णय लिया जाता है। जीएसटी काउंसिल का मुख्य कार्य क्या होता है? जीएसटी की दर को निर्धारित करना। और जीएसटी की दर कौन कौन सी होती है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी कलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा है। जीएसटी कलेक्शन में पहली बार 2 लाख करोड़ प्लस का कलेक्शन किया गया है। और इसमें टॉप स्थान कहाँ पर, कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। और यहाँ पर 19% की ग्रोथ देखने को मिली है। यह आंकड़ा है अप्रैल 2024 का। और अभी हाल ही में जुलाई 2024 में बजट पेश किया गया था। तो भारत में रुपया सर्वाधिक कहाँ से आता है? तो 19% रुपया इनकम टैक्स से आता है। और जीएसटी से लगभग 18% रुपया आता है। तो ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। और वीएटी वैल्यू एडिशन टैक्स
को पहली बार कहाँ पर लागू किया गया था? फ्रांस में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। और यहाँ की सीमा यानी कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल देश भी सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश के 11 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से क्रम का संशोधन विधेयक अधिनियम है? तो यह 106वें क्रम का संविधान संशोधन अधिनियम है। और इसको पेश अर्जुन मेघवाल के द्वारा किया गया था। और यह 128वां बिल है, लेकिन 106वां एक्ट बन गया है। और इसको सहमति 28 सितंबर 2023 को मिली थी। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसको लागू कब किया जाएगा? जब नेक्स्ट परिसीमन हो जाएगा, यानी कि अगले चुनावों में 2028 के चुनावों में इसको लागू किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन विधेयक 2002, इसके द्वारा संविधान में किसको जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार से संबंधित है। और इसी के द्वारा RTE, राइट टू एजुकेशन अधिनियम आया, जो 2009 का अधिनियम है, लेकिन इसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। नेक्स्ट 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक शिक्षा प्रदान करना अब उनके माता पिता का कर्तव्य है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा था। और प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। और ये 3 शब्द थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना को कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 91वां संविधान संशोधन सन 2003, इसमें मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया, यानी कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। लेकिन इसका अपवाद क्या है? दिल्ली, यहाँ पर 10% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। सोनभद्र जिला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। और ये 4 राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन B और C जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन A, D, E और K। विटामिन A का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। और इसकी कमी से रतौंधी और आँखों का सूखना यानी कि जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। विटामिन A गोल्डन राइस में पाया जाता है। और अभी हाल ही में गोल्डन राइस और बीटी बैंगन को बैन करने वाला देश बन गया है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थियामिन। और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। और पॉलिश चावल में विटामिन B1 नहीं पाया जाता। फिलीपींस देश अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन गया है, यानी कि भारत ने फिलीपींस को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट किया है। विटामिन B12, इसे साइनोकोबालिन कहा जाता है। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और यह एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु मिलती है। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से शक्कर रोग हो जाता है। और यह खट्टे पदार्थों में मिलता है, दूध में यह विटामिन नहीं मिलता। और यही विटामिन डेली यूज़ का विटामिन कहलाता है। विटामिन D, इसे कैल्सीफेरोल कहा जाता है। और इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस रोग और वयस्क यानी कि अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। और यह एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन E को टोकोफेरोल कहा जाता है। और इसी की कमी से गंजापन और बांझपन हो जाता है। अंकुरित भोजन में यह विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलता है। और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन K का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। और यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है।
और एक यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। और एक और रोग है जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता, वो है हीमोफीलिया रोग। इसे शाही रोग भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। हीमोफीलिया डे प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और हीमोफीलिया रोग में ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्यों में मिलता है? तो भारत में इस समय 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल मिलता है। और ये राज्य हैं तू भी मजा कर, इससे हम इसको याद कर सकते हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल मिलता है, यानी कि इनमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश विधानमंडल में टोटल कितने सदस्य हैं? तो विधानसभा में है 403 और विधान परिषद में है 100। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 503 सदस्य। और यहाँ पर सर्वाधिक विधानसभा की सीट है 403 और सर्वाधिक विधान परिषद की सीट है 100 और सर्वाधिक लोकसभा की सीट है 80 और सर्वाधिक राज्यसभा की सीट है 31। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 5। और कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। चाइना से सीमा बनाने वाले यूटी कौन कौन सा है? लद्दाख यूटी है और राज्य है हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यह है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसको हम याद कर सकते हैं टाइम AM PM। और भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ और यह लगती है 96 किलोमीटर। म्यांमार से सीमा किन किन राज्यों की लगती है? तो 4 राज्यों की लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पाकिस्तान से सीमा कितने राज्यों की लगती है? तो 3 राज्य और 2 यूटी की सीमा लगती है। और ये 3 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यूटी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी कब बने थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो यह है ललितपुर जिला, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश में केवल झांसी से ही लगती है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज को कहाँ पर बनाया गया है? चित्रकूट में। और यह धनुष बाण की आकृति का है। इस पर से तुलसी वाटरफॉल देख सकते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना। गिद्ध का संरक्षण केंद्र अभी हाल ही में कहाँ पर स्थापित हुआ है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। नाटो के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्क रूटो। और इसका हेडक्वार्टर, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यहीं पर यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी स्थित है। नाटो की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और इसमें अभी वर्तमान में 32 सदस्य शामिल हैं। 32वां है स्वीडन और 31वां है फिनलैंड। वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय स्थित है? वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय स्थित है। यह अमेरिका की राजधानी में स्थित है। इन दोनों की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, इसलिए इनके जुड़वा बहन कहा जाता है। वियना ऑस्ट्रिया में किसका मुख्यालय स्थित है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। और अभी हाल ही में इससे अंगोला देश अलग हो चुका है। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया, यहाँ पर आसियान का मुख्यालय स्थित है और इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और अभी हाल ही में इसमें 11वां सदस्य है। तिमोर लेस्ते शामिल हो गया है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है? UNO का मुख्यालय स्थित है, जो मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। और इसके 6 मुख्य अंग होते हैं और इसके 6वें अंग जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। UNO में वर्तमान में 193 देश शामिल हैं और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है UNO के महासचिव कौन हैं और इनका संबंध है पुर्तगाल देश से। तो आपको इनका नाम बताना है कि ये कौन है। ढाका बांग्लादेश में किसका मुख्यालय स्थित है? बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसमें 7 देश शामिल हैं।
और 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और इसके अध्यक्ष पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं इंद्रमणि पांडे। द हेग नीदरलैंड में किसका मुख्यालय स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर स्थित है और इसमें 15 न्यायाधीश हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष हैं नवाफ सलाम, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, और भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं दलबीर भंडारी, जो पुनः निर्वाचित हुए हैं। मनीला फिलीपींस में किसका मुख्यालय स्थित है? तो यहाँ पर स्थित है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी स्थित है। गुरुग्राम में किसका मुख्यालय स्थित है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय स्थित है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी हाल ही में इसमें नवीनतम सदस्य कौन सा शामिल हुआ है और कौन से क्रम का शामिल हुआ है। काठमांडू नेपाल में किसका मुख्यालय स्थित है? सार्क या दक्षेस का मुख्यालय स्थित है और इसमें 8 सदस्य शामिल हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नैरोबी केन्या, यहाँ पर किसका मुख्यालय स्थित है? UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसलिए 5 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पेरिस। और पेरिस में अभी हाल ही में ओलंपिक हो रहे हैं 33वें क्रम के, और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है और पेरिस में ही FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय स्थित है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड, यहाँ पर किसका मुख्यालय स्थित है? IUCN का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और यह रेड डाटा बुक जारी करता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका लोगो है जायंट पांडा। लुसाने स्विट्जरलैंड, यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसके अध्यक्ष थॉमस वोक। और 33वां ओलंपिक पेरिस 2024 में हो रहा है और 34वां ओलंपिक सन 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पेरिस ओलंपिक 2024 और लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन चुना गया है। नेक्स्ट है जिनेवा में किस संगठन का मुख्यालय स्थित है? WTO, जिसे पहले गेट कहा जाता था, और 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष नागोजी ओंकाजा-इवेला। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। जिनेवा में ILO और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय भी स्थित है। ILO की स्थापना 1919 में और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। अब हम देख लेते हैं किस में कौन सा अम्ल मिलता है। सिरका में, जिसे विनेगर भी कहा जाता है, और इसमें कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल मिलता है? टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा मिलता है? मिथेनोइक अम्ल, इसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। और नेटल में भी कौन सा अम्ल मिलता है? मेथेनोइक अम्ल मिलता है। नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है? सिट्रिक अम्ल मिलता है। अम्लीय वर्षा में कौन कौन सा अम्ल मिलता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिलता है, यानी कि H2SO4 HNO3 मिलता है और इसका pH मान 5.5 होता है। सेब में कौन सा अम्ल मिलता है? मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड मिलता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत के 27वें राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर सन 2000 को और इसका नाम था उत्तरांचल राज्य। और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड राज्य हो गया था। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस नाम के रूप में हुई थी? उत्तरांचल के रूप में। और 9 नवंबर सन 2000 को। 24 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना, और इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 2 जून 2014 को कौन से राज्य की स्थापना की गई थी? भारत के 28वें राज्य तेलंगाना की स्थापना की गई थी और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला है हापुड़। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा जिला। साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और निम्नतम
यानी कि सबसे कम साक्षरता कहाँ पर मिलती है? श्रावस्ती में। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर मिलता है? गाजियाबाद में। और सबसे कम जनघनत्व मिलता है ललितपुर जिला, जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जिला है, केवल झांसी से सीमा बनाता है। सेक्स रेशो यानी कि लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है? जौनपुर में। और सबसे कम लिंगानुपात मिलता है गौतम बुद्ध नगर में। जहाँ पर साक्षरता सबसे अधिक है वहीं पर लिंगानुपात सबसे कम मिलता है। मूल संविधान में भारत में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार कब बनाया गया था? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बनाया गया था और इसको 300A में शामिल किया गया था। अब हम देख लेते हैं मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो यह है अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद में मिलता है। और अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, यानी कि व्यक्ति चाहे अंतःकरण की स्वतंत्रता को लेकर हमें अनुच्छेद 25 में मिलता है। व्यक्ति जिस धर्म को भी चाहे अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में मिलता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो यह है पलाश और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनास्पर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय पक्षी कौन सा है? क्रोंच या सारस। राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसे कहते हैं एक्वर्स डुआ कुली। और यहाँ का डांस कौन सा है? कथक। और यहाँ का गेम कौन सा है? हॉकी गेम है। और उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय चिन्ह है उसमें 3 गोल और 2 मछली मिलते हैं। 3 गोले और 2 मछली मिलते हैं जो अवध के झंडे का प्रतीक है। और इसमें तीर धनुष मिलता है जो श्री राम का प्रतीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और 1938 में इस चिन्ह को अपनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था? 912 था। और 902 यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशो था जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का होता है। और यहाँ पर जनघनत्व कितना था? 829। और यहाँ इंडिया का सेक्स रेशो लिंगानुपात कितना था? 943 था। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर था? भारत में हरियाणा में था। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर था? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश में साक्षरता कितनी है? 67% है, 67.68%। यहाँ इसमें मेल 77% और फीमेल 57% हैं। अब हम देख लेते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 61 तक आज की क्लास में हम देखेंगे। अनुच्छेद 1, इसमें कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारतीय संविधान में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 2, इसमें एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यदि भारतीय संघ में बाहर के किसी राज्य को मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद के द्वारा मिलाया जाएगा, जैसे सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया था। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम आदि में परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के द्वारा। जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था, तो अनुच्छेद 3 के तहत यह किया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14, यानी कि अनुच्छेद 14, विधि का शासन, यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं। 15(6) और 16(6) इसको 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो EWS के 10% आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 17, इसमें छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है। सेना और शिक्षा की उपाधि इसमें अपवाद है। अनुच्छेद 19(1)(a), इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20, इसमें 2 सिद्धि से संरक्षण, यानी कि डबल जियोपार्डी, यानी कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जाएगा, ऐसा उल्लेख है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 20 और 21, आपातकाल में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23, मानव अंगों की तस्करी और बेकार प्रथा पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है, यानी कि व्यक्ति अपने मन से जिस भी धर्म को चाहे अपना सकता है। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी के तहत यदि हमारे
संविधानिक जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रेट को जारी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 39A इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और यह निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 38 राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन यहाँ पर मिलता है। अनुच्छेद 40 यहाँ पर ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 43B सहकारी समिति का उल्लेख इसमें मिलता है जिसे 97वें में संविधान संशोधन सन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 इसमें UCC समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य था गोवा और बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड राज्य है। अनुच्छेद 48A इसका उल्लेख इसमें पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख मिलता है जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 50 इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति का वर्णन किया गया है और जो भारतीय विदेश नीति का मुख्य तत्व माना गया है। अनुच्छेद 51A इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से इनको लिया गया है और जब इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिया गया तो 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था जिसमें माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को मौलिक शिक्षा प्रदान करे। अनुच्छेद 52 इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी। अनुच्छेद 54 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि इलेक्टेड MP यानी कि निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक इसमें भाग लेते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित विधायक भी इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है और सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यदि राष्ट्रपति चाहे तो पुनः भी चुना जा सकता है। ऐसा भारतीय संविधान में वर्णन नहीं किया गया कि राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो, राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 60 इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अनुच्छेद 61 इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो चंदौली में स्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसका क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य और इसका क्षेत्रफल है 5.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो बहराइच में स्थित है। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो ये 2 क्वेश्चन बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? राजेंद्र प्रसाद और ये भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की? ज्योतिबा फुले ने और ज्योतिबा फुले के द्वारा ही सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इसकी रचना की है बाल गंगाधर तिलक ने और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही आर्कटिक होम इन दी वेदास भी पुस्तक लिखी गई है। लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है अरविंद घोष ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और यहीं से वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है वो लिया गया है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे।
शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार किसका नाम है? तो यह है नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। लाख बेहोशी पक्षी विहार कहाँ पर मिलता है? कन्नौज में, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। पटना विहार पक्षी विहार कहाँ पर है? एटा में। और बेती पक्षी विहार प्रतापगढ़, और इसका नया नाम हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। मोती झील उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलती है? कानपुर में। और सूर सरोवर झील कहाँ पर मिलती है? इसे गिथम झील भी कहा जाता है जो आगरा में मिलती है। फुलहर झील कहाँ पर मिलती है? पीलीभीत में। बखीरा झील मिलती है संत कबीर नगर में। अब हम देखेंगे नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। बिजनौर, कानपुर, प्रयागराज, गाजीपुर और वाराणसी किस नदी के किनारे बसे नगर हैं? गंगा नदी के। और प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ नगर है। और प्रयागराज में ही कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है और यह है प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। आगरा, इटावा और बागपत ये किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। मेरठ है हिंडन नदी के किनारे। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो चित्रकूट में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व यह लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में स्थित है। और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व यह बिजनौर में स्थित है। और पहली नाइट सफारी अभी हाल ही में कहाँ पर शुरू की गई है? कुकरेल नामक स्थान पर जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये थी हमारी पहली क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज 4.0 के एपिसोड 2 का रिवीजन जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? यानी कि WWW के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे टिम बर्नर्स ली और 1 अगस्त को WWW डे मनाया जाता है। ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक माना जाता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओपेनहाइमर फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड 96वें ऑस्कर अवार्ड में दिया गया था। pH स्केल की खोज किसके द्वारा की थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। इसमें 0 से 14 तक गिनती लिखी होती है। 0 से 7 तक इसमें अमल होते हैं और 7 से 14 तक अक्षर होते हैं। और जो 7वां होता है यह उदासीन होता है, ना तो अक्षर होता है और ना ही अमल। रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी और एक्सरे की खोज के लिए ही इनको फिजिक्स का पहला नोबेल अवार्ड 1901 में प्रदान किया गया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और इस पर धनावेश होता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। जे थॉमसन इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और नाभिक पर धनावेश होता है। ऐसी जानकारी भी रदरफोर्ड के द्वारा दी गई थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 में की थी और इन्होंने जीवाणु की खोज भी की थी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गया था और चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बन गया है। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए 23 अगस्त को
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था, और जिससे इसको लॉन्च किया गया उसका नाम था LVM-3 M4 रॉकेट। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, और मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस इसी दिन होता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? शेर दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। अभी 2024 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 7 अगस्त को भी 2 दिवस मनाए जाते हैं। हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्टार्ट हुआ था, और इसीलिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इस दिन मनाते हैं। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, तो इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है, और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का यूज पहली बार हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और दूसरी बार नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को किया गया था। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? WWW डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। 20 जुलाई को मनाते हैं विश्व शतरंज दिवस। 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस। 1 जुलाई को मनाते हैं GST डे, डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? VC रॉय, विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 4 जुलाई को मनाते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, और अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776 को। यह भी इंग्लैंड का गुलाम था, और यह स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776 को। 22 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय ध्वज दिवस, और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, और इसका निर्माण करने वाले कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो औषधि संस्थान है लखनऊ में स्थित। बीरबल साहनी लखनऊ गन्ने विष औषधि, तो ये एक ट्रिक है। जो बीरबल साहनी था वो लखनऊ के थे, उन्होंने गन्ने का जूस पिया जो उनके लिए विष के समान था, तो उन्होंने औषधि ली। तो इससे हम कौन कौन से अनुसंधान संस्थान याद कर सकते हैं? लखनऊ में है विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, औषधि या ड्रग अनुसंधान संस्थान, उपोष्ण बागवानी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, गन्ना अनुसंधान केंद्र जो शुगर केन का है, ये सभी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और कानपुर में कौन कौन से हैं? कानपुर में है चीनी अनुसंधान केंद्र, वस्त्र केंद्र और दलहन केंद्र। तो चीनी वाला है कानपुर में, और गन्ने वाला कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इज्जत नगर कहाँ पर है? बरेली ज़िले में है, और यहाँ पर पशु और पक्षी का अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो पशु और पक्षियों को क्या चाहिए? इज्जत, तो इनका अनुसंधान केंद्र है इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। वाराणसी में कहाँ पर है? वाराणसी में है वेजिटेबल और हैंडलूम अनुसंधान केंद्र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी, और पहली वैज्ञानिक और 10 के आधार पर जनगणना की गई थी 1881 रिपन के समय। और 2011 में जो अंतिम भारत की नवीनतम जनगणना की गई है, यह है 15वें क्रम की रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक इल्बर्ट विवाद इसी के समय हुआ था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त इसी के द्वारा किया गया था। तो ये है रिपन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। करजन बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था, और 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था,
और इसी ने राजा राम मोहन राय के प्रयासन से 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया था। इसी के द्वारा 1835-36 में विधि आयोग की स्थापना की गई थी और उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे मैकाले। और विधि आयोग, स्वतंत्र भारत में विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे MC सीतलवाड़। और जो अभी वर्तमान में चल रहा है 22वां विधि आयोग, इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। तो ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है और यह 1793 में शुरू हुआ था। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, भारत का लगभग 19% हिस्से में यह शुरू हुआ था। कॉर्नवालिस को पुलिस सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। दक्षिण भारत में ये रैयतवाड़ी प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं? रीड और हेक्टर मुनरो। रीड और मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं और महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी होल्ट मैकेंजी के द्वारा। वेलेजली भारत का वायसराय बना था लगभग 1797 में और इसी के द्वारा भारत में सहायक संधि का विस्तार किया गया था। और पहली बार सहायक संधि हैदराबाद रियासत से की गई थी 1798 में। तो सहायक संधि का भारत में विस्तार किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। और सहायक संधि शब्द का यूज पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चैम्सफोर्ड 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड थे। मिंटो 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था और इसी समय सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे जो 1857 की क्रांति के समय वायसराय बने थे और इसने ब्रिटेन के क्राउन की घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा था। लिटन को ओविन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है और इसने गला घोंटने वाला एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था 1878 में। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये था वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल ये था 1833 के अधिनियम के तहत बना था, विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय 1857 की क्रांति के समय बना था, कैनिंग। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे C राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये थे माउंट बेटन। तो ये सभी क्वेश्चन हमको ध्यान रखने हैं। भारत रत्न 2024 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है 5 व्यक्तियों को। और इनकी शुरुआत कब की गई थी? 1954 में इनको शुरू किया गया था। और किन किन 5 व्यक्तियों को यह दिया गया है? सबसे पहले है चौधरी चरण सिंह और इन्हीं के जन्म दिवस पर यानी कि 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस मनाया जाता है। कर्पूरी ठाकुर, इनको बिहार का जननायक माना जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी, ये पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। PV नरसिम्हा राव, ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनको विदेश नीति के लिए भारत रत्न दिया गया है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। और 1986 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इनका घराना है कालका बिंदादीन घराना जो लखनऊ घराना का ही एक हिस्सा है। सितारा देवी, इनका संबंध है कथक से। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया। अब तक केवल 2 ही विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला जिनकी पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार सेना या लाल कुर्ती दल सेना का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस से अलग होकर एक नए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। और 1938, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में और किस वर्ष की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी
और इन्हीं के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने, और इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में 3 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर की गई थी और इनमें महत्वपूर्ण नाम है आत्माराम पांडुरंग। तो 2 अन्य व्यक्तियों के नाम आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। शांति निकेतन, इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और शांति निकेतन भारत की 41वीं यूनेस्को साइट बनी हुई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक के रचयिता कौन है? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पारसी धर्म से संबंधित एक संस्था की स्थापना की थी। उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और इनकी एक पत्रिका थी राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में वेल्लूर मठ में स्थापना की गई थी विवेकानंद जी के द्वारा। CR दास ने किस पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 जून को। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस वोक। संविधान हत्या दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 25 जून को मनाया गया है। 25 जून को ही क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था और इस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया है। 1896 में एथेंस यूनान में पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और 2015 में यह पहली बार मनाया गया था। 2024 में यह 10वीं बार मनाया गया और इसकी थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। 17 जून को तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस पर और इसने ABO ग्रुप की खोज की थी। 11 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। 8 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे क्यों? क्योंकि 5 जून 1972 को UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में स्थित है। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे और संविधान दिवस मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध जिनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोधगया में निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और बौद्ध धर्म में इस घटना को माना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में और मोक्ष की प्राप्ति इनको कुशीनगर में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और इसमें शासक थे अशोक और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में और इसमें शासक थे कनिष्क, अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और चौथी बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। त्रिपिटक ग्रंथ भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है और यह विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और इसी में जानकारी मिलती है कि इसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में थे और साउथ इंडिया में एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम था असमक और इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेरीकल्चर किसको कहा जाता है? रेशम कीट पालन को।
पिसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन को, हॉर्टिकल्चर बागवानी को, विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं और एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यानी कि IFSR, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1987 में और देहरादून से यह प्रकाशित की जाती है। 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है और अंतिम बार यानी कि 2021 में 17वीं रिपोर्ट पेश की गई थी। तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़ों को हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत कितना है? तो वन प्रतिशत है 6.15% और वृक्ष प्रतिशत है 3.08% और दोनों का वन और वृक्ष दोनों का प्रतिशत कितना है? 9.23% है। और अब की बार वृद्धि कितनी गई है? प्लस 12 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि की गई है। तो वन या एरिया, वनों के एरिया के मामले में सर्वाधिक एरिया कहाँ पर है? तो सोनभद्र जिला में है जो 7 राज्यों से सीमा बनाता है। और सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? भदोही, जिसे संत रविदास नगर कहते हैं और इसे कालीन केंद्र भी कहा जाता है। और वनों के प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक है सोनभद्र में और सबसे कम है संत रविदास नगर। और वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर की गई? तो वृद्धि के मामले में सर्वाधिक वृद्धि की गई सहारनपुर में और सबसे कम वृद्धि हुई सोनभद्र में। और पॉपुलेशन जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? प्रयागराज में है और सबसे कम है महोबा उत्तर प्रदेश में। अब हम जनसंख्या 2011 से संबंधित इंडिया के संबंध में आंकड़े देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में लगभग 16.5% है और सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम राज्य में। एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का और उत्तर प्रदेश इसमें चौथे स्थान पर है और सबसे कम क्षेत्रफल है गोवा राज्य का। जनघनत्व के मामले में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? बिहार का 1186 के आसपास है और सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश जिसका जनघनत्व है 17 व्यक्ति। लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में और सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। और इंडिया का ओवरऑल लिंगानुपात है 943। साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? केरल में और सबसे कम साक्षरता है बिहार राज्य में। और भारत की साक्षरता रेट लिटरेसी रेट कितनी है? 73% है। ST जनसंख्या कितनी है? ST पॉपुलेशन यदि संख्या में देखा जाए सर्वाधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मिजोरम में है लगभग 94%। SC जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और परसेंट के मामले में पंजाब में पहले स्थान पर है। तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने 7 फेरे वाली सीरीज 4.0 के सेकंड एपिसोड का रिवीजन किया है। इससे पहले हमने फर्स्ट एपिसोड का भी रिवीजन किया था जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वो ना देखी है तो वो भी देख लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।